नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित रंजन, डिपार्टमेंट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एम्स गोरखपुर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्लीज मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल इनफ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज कमेंट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। ओके, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू मिस्टर प्रीतम यादव फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो आई कैन गो अहेड विद दिस। ज्यादातर मैं हिंदी में ही बात करूंगा विद अ सर्टेन सेक्शन, जो कि इंग्लिश में अगर जरूरत पड़ी तो। इन केस अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो इन स्विचिंग ओवर द लैंग्वेजेस, प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जिस मुद्दे पे मुझे यहाँ कहा गया है बात करने के लिए, वो रिलेटेड है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। आप सब मोस्ट प्रोबेबली परिचित होंगे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। एंड अब थोड़ा सा परिचय इससे, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, और हमारा डिपार्टमेंट शायद आप उतना ओके, वी हैव क्वेश्चंस कमिंग हियर। सो क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा, प्लीज कीप राइटिंग दोस क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आ जाऊं, उसके बाद से मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा। इंट्रोडक्शन मैं 3 हिस्सों में करूंगा। पहला, इन शॉर्ट एंड अ ब्रीफ थिंग, खासकर उन लोगों के लिए जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से परिचित नहीं है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट दिस इलनेस इज। आखिर ये दिक्कत है क्या, होता क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करता है, इसकी बेसिक कुछ डायग्नोस्टिक चीजें, और बाद में मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपके सवाल आ सकते हैं, तो उस सवाल के साथ साथ मैं इसके आंसर्स भी देता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। कैस इंडिया इस इश्यू को क्यों उठा रहा है, क्या रिलेवेंस है इस चीज की, और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर क्या रोल प्ले कर सकता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी से थोड़ा भी परिचित हैं, तो एंकलाइसिस मतलब होता है फ्यूज होना, जुड़ जाना, और स्पॉन्डिलाइटिस होता है सूजन। जैसे आइटिस किसी चीज में जुड़ जाता है तो सूजन, इसका मतलब सूजन होने के बाद जब जुड़ जाते हैं, स्पाइन या दूसरे जॉइंट की हम बात करें, तो इस तरह की दिक्कत जो होती है उसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, ज्यादातर केसेस में या यंग एज ग्रुप में मिलता है। जी हाँ, अक्सर हम मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं सनैल एज ग्रुप में ज्यादा होती हैं, उम्र ज्यादा होने के साथ साथ आती है। इसके केस में ऐसा नहीं होता। पेशेंट टिपिकली इन अ यंग, एकदम एक्टिव पर्सन रहता है, मोस्टली मेल रहता है, बट ये कहना कि फीमेल्स में नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये फीमेल्स में भी होता है, दोनों में हो सकता है। अब एक्टिव मेल मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, इस तरह के एथलीट्स भी होते हैं। वो सब भी आते हैं कि वो सुबह उठते हैं और सुबह उठते उठते उनके कमर बिल्कुल स्टिफ रहती है। दिन भर बहुत एक्टिव, बहुत खेला, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, दौड़ा, जब लेटा और आराम किया तो दिक्कत बढ़ गई, और सुबह उठे तो बिल्कुल अकड़ा हुआ है। यूजुअली ये कंप्लेंट इसी तरह से शुरू होता है। A backache which usually exaggerates with rest। यूजुअली क्या होता है, हमारा दर्द करता है, हम लेट जाते हैं, हमें आराम मिल जाता है। इसमें इसका उल्टा होता है, आप भागते रहते हो तो सही रहते हो, जिस दिन लेट जाते हो दर्द बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये शुरुआती प्रेजेंटेशन में होता है, और इसके बाद प्रेजेंटेशंस और भी बढ़ते जाते हैं जैसे डिजीज प्रोग्रेस करते जाती है। प्रोग्रेस करना मतलब शुरू में तो स्टिफनेस होता है, बाद में अगर सही समय से इलाज शुरू नहीं हुआ या पोस्चरल करेक्शंस नहीं हुए, तो उसके साथ साथ इसके साथ साथ हड्डियों में विकार आने लगता है, डिफॉर्मिटीज आने लगती हैं, जिसको स्टूप पोस्चर्स कहते हैं हम लोग, यूं झुक जाना, इस तरह की दिक्कत। या एसआई जॉइंट जो कूल्हे से हमारा पैर जुड़ता है, वहां पे स्टिफनेस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। अब इन सब के साथ इलाज का स्तर बदलता रहता है, दवाइयों में भी बदलता है, और जो एडजंक्टिव थेरेपीज है, जो पूरा रिहैब रेजिमेन इसके साथ रिलेटेड है, वो भी बदलता है। नाउ द कंटेंशियस इश्यू दैट वी फाइंड हियर इज 2 थिंग्स। पहला, जैसे जैसे बीमारी का स्टेज बढ़ता है,
ऐसे ऐसे इलाज का खर्चा, खासकर बायोलॉजिकल्स के साथ। अभी अभी मेरे पास प्रीतम यादव जी ने बायोलॉजिकल्स से रिलेटेड सवाल पूछा है कि बायोलॉजिकल्स का काम कैसे होता है। विल टॉक ऑन दैट। पहले ये बता दे, कॉस्ट बढ़ता रहता है और इसका जो इलाज है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। मतलब आप कहीं जाते हो, फिर कहीं और जाते हो, फिर कहीं और जाते हो, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इलाज की व्यवस्था की भी थोड़ी सी कमी है। और दूसरा ये भी दिक्कत है कि जो इसका आगे के स्टेज पे इलाज है, वो इलाज का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। इन सब इश्यूज में अब आएंगे कमेंट्स के साथ साथ, लेकिन इसमें कैश इंडिया इज वेरी रिलेवेंट। कैश इंडिया के साथ मैं इसीलिए बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम रिमेटोलॉजिस्ट से ये कराते हैं, डिस्कशन के बाद डिसाइड करते हैं कि नाउ एनएसएड्स और डीमार्ट के बाद हमें बायोलॉजिकल्स पे जाना है, बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। 2 लाख 3 लाख रुपए लग सकते हैं सालाना, उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव, और इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस है उसको कवर नहीं करती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कैश इंडिया कि वो इन इश्यूज को कवर करती है और इन इश्यूज को आवाज बना रही है। अब हम वापस फिर से थोड़ा सा पीछे सरकते हैं इसके दिक्कतों पे। तो इस तरह से दिक्कत प्रेजेंट करता है यंग पर्सन कमिंग विद स्टिफनेस, और इसके साथ साथ हमारे पास आता है, हम उसका वर्कअप करते हैं। ये बता दूं, कोई भी ऐसा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कि हम ऐसा टेस्ट लिख दें और आपको पता चल जाए कि ये एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। देयर इज नो वन सिंगल टेस्ट। यूजुअली एक पूरा के पूरा हमें इनका वो देखना पड़ता है कि एक पूरा क्लस्टर समझना पड़ता है, उसके बाद इसकी डायग्नोसिस हो पाती है। अक्सर ये बड़ा मिथ सा है कि HLA पॉजिटिव हो तो उसके साथ ही ये होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव होने के बाद में भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन हाँ ये जरूर देखा गया है कि जितने एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस हैं उसमें 90% केसेस में पॉजिटिव पाया जाता है। तो दैट मेक्स इट क्वाइट सिग्निफिकेंट, बट इतना नहीं कि वो पॉजिटिव है इसकी वजह से उसको डायग्नोसिस में डाल दिया जाए। ओके, ESR CRP को कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, ESR CRP का जिक्र हुआ तो ESR CRP भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में रहता है। वो डिजीज की एक्टिविटी दिखाता है। अगर आपकी डिजीज की एक्टिविटी अभी ज्यादा है तो ESR CRP रेज्ड होगा। इसके साथ साथ एक्सरे में जो चेंजेस आते हैं, एक्सरे में चेंजेस मतलब जैसे आप सब बताया मैंने, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, तो जोड़ों के बीच की जगह हल्की हल्की घिसावट के साइंस दिखने लगते हैं, जिसको इरोजन्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हड्डियां जुड़ने लगती हैं। तो उसके बाद बड़ा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आता है जिसको हम बैम्बू स्पाइन कहते हैं मेडिकल भाषा में। जैसे बांस होता है, ईख, तो उसमें जैसे बांस होता है एक दूसरे से जुड़ी रहती है, वैसे जुड़ जाती है हड्डियां। दैट मेक्स पोस्चर वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट। इसीलिए जरूरी है कि शुरू के फेजेस में ही हम ध्यान रखें कि इसका कैसे मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट के क्या क्या पहलू हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इसको लेके बहुत ज्यादा लोगों में भ्रांति है कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। पहला चीज जो आपको पता है, मेडिसिन, या तो आप दवा लेते हो नॉर्मली ब्रूफेन, या अगर आप इंडोकैप ले रहे हो, नेप्रोक्सेन ले रहे हो, कोई ऐसी एनएसएड या दर्द की गोली जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ जरूरी होता है, कई बार इससे बढ़ा के डीमार्ट होता है, बायोलॉजिकल्स होता है। एक तो मेडिसिन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद का पार्ट जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब का होता है। मतलब आपको एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। एक्सरसाइज क्यों करनी होती है? 3 चीजों के लिए करनी होती है। पहला, आपकी जो स्टिफनेस आ रहा है वो ना आए, इसके लिए रेगुलर रेंज ऑफ मोशन, जिस भी जोड़ का जितना रेंज है मूवमेंट का, वो मूवमेंट करते रहना। जैसे इसका रेंज ऑफ मोशन इतना है तो मैं इतना मूवमेंट कर रहा हूं, तो इसको सिंपल रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। दूसरा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, मतलब अगर अकड़ाहट आ रही है तो हम फ्लेक्स कर रहे हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होती है। और तीसरा, अगर जॉइंट को हमें लंबे समय तक चलाना है तो उसको मांसपेशियों का सपोर्ट चाहिए। अब मांसपेशियों के सपोर्ट के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग रेजिमेन पे आना पड़ेगा, तो स्ट्रेंथनिंग रेजिमेन भी करना पड़ता है। तो ये 3 चीज जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसके बारे में होपफुली कैश इंडिया ने फिजियोथेरेपिस्ट को ही बात करी, तो ही माइट टॉक मोर ऑन एक्सरसाइज पार्ट। इसके बाद होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब पोस्चर करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीमारी के शुरू में ही अगर आप सीख जाएं कैसे बैठना है, कैसे उठना है,
सोते समय कैसा पोस्चर होना चाहिए, चलते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है, अगर आपके काम की अवधि 8 घंटा 10 घंटा इस तरह की है तब आपको कौन से पोस्चरल करेक्शंस करने चाहिए। ये सब चीज बहुत जरूरी है समझना कि आखिर अपना पोस्चरल आप कैसे मैनेज करते हो। तो ये सारी पार्ट जो होता है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इस तरह की चीजें हम गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपको करना है। इसके बाद इलाज का हिस्सा एक आता है असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस मतलब मान लीजिए आपके एक जॉइंट में दर्द हुआ, अब तक जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो समझ जाते होंगे फ्लेयर अप और फ्लेयर डाउन का एक फेज आता है। कभी दर्द अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कभी लगता है कि आराम है। तो जब फ्लेयर अप होता है, मान लीजिए आपके अंगूठे में फ्लेयर अप हुआ, आपको मूवमेंट में दर्द कर रहा है, एक सिंपल सा हमने आपके अंगूठे में एक स्प्लिंट लगा दिया जिससे थोड़े टाइम के लिए हम मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उसको अनचाहे चोट से, अनचाही दिक्कतों से हम बचा सकते हैं। तो इस तरह की कस्टम बेड ऑर्थोसिस होता है। इसके साथ साथ जैसे रीढ़ की हड्डी झुकी जा रही है तो उसके साथ कस्टम बेड ऑर्थोसिस हम बना सकते हैं। ऐसा कुछ बना देंगे जिसकी वजह से झुकाव थोड़ा सा रुकेगा। इसके साथ साथ होता है असिस्टिव डिवाइसेस बहुत जरूरी होती है। असिस्टिव डिवाइस मतलब जैसे मान लीजिए किसी का एडवांस स्टेज में हिप फ्यूज हो गया है, उसके एसआई जॉइंट मतलब उसका कूल्हा पूरा फ्यूज हो गया है और उसका स्पाइन भी बहुत हद तक फ्यूज हो गया है। तो सोचिए वैसे इंसान के लिए झुकना कितना मुश्किल होगा। वैसे केसेस में आप ये इमेजिन करिए कि उसको आप मोजा पहन के जूता पहनने कह दीजिए, हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी। वो मोजा के लिए पूरा ऐसे झुकना पड़ता है, मोजा पहनना पड़ता है, फिर जूता पहनो, फिर लेस बांधो। छोटी सी एक्टिविटी जो हम समझते हैं कि बिल्कुल इट्स अ नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी, दैट कैन बिकम वेरी वेरी हैजर्डस से ज्यादा डिफिकल्ट और डिमोरलाइजिंग हो सकता है। तो इसके लिए छोटी छोटी असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हाथ से पकड़ के उसने एक ऐसा असिस्टिव डिवाइस है कि हमने मोजा पहन लिया, या बहुत बार बहुत चीजें ऊपर से उठानी होती है तो नॉर्मली क्या होता है हम ऊपर से उठाने के लिए पूरा एक्सटेंड करते हैं और पूरा ऐसे करके उठाते हैं। तो जिनको एडवांस स्टेज होता है उनका पूरा स्पाइन का मूवमेंट हो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से उनको अलग से रीचर्स टाइप की कुछ जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ केन्स होते हैं, वॉकर्स होते हैं, एज पर एज, एज पर रिक्वायरमेंट हम उस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो असिस्टिव डिवाइसेस हो गया, कस्टम ऑर्थोसिस हो गया। इसके बाद जो पार्ट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इस बीमारी में अलग, वो है कि उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है साथ में। इमेजिन करिए एक यंग एथलीट 25 साल 30 साल की उम्र में उसको अचानक से पता चलता है उसको ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से अब वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। उसको बार बार चोट लगने के समय कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरह की चीजें नहीं खेल सकता। तो थिंक ऑफ हाउ मच इमोशनल टर्बुलेंस दैट पर्सन गोज थ्रू। तो इसीलिए डिप्रेशन बहुत कॉमन है जब भी डायग्नोसिस होता है, क्योंकि यंग एज में पता चलता है, इंसान अपनी लाइफ, अपने करियर को लेके बहुत एग्रेसिव होता है उस समय, और तब एक बहुत ऐसी खबर मिलती है कि ये चीज है जो एक इम्पॉसिबल टू क्योर, नॉट मैरिज, इम्पॉसिबल टू क्योर है, जिसका आज की डेट में कोई परमानेंट क्योर नहीं है, वैसी बीमारी हो गई, तो बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाता है। तो इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का टीम में होना, रिहैब टीम में होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैंने एक आपको टीम का जिक्र किया जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। इस तरह से पूरी टीम जहां एक साथ काम करती है, ये कंसेप्ट है पीएमआर का, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, द होल वर्कअप, जिसमें हम फिजियाट्रिस्ट होते हैं हु आर स्पेशलिस्ट इन पीएमआर, फिजिकल मेडिसिन, रिहैब मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी फंक्शनल नीड क्या है, आपको किस चीज से क्या क्या सीखना है। एक रिहैब प्रोग्राम कस्टम मेड होता है, हो सकता है आपकी जितनी जरूरत हो वो किसी और इंसान की जरूरत अलग हो, तो उसके हिसाब से एक कस्टम मेड रिहैब प्रोग्राम बनता है और उसके हिसाब से अलग अलग सेक्शंस में पीटी, ओटी, पी&ओ या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन सब के हिसाब से आपका पूरा के पूरा चॉकआउट होता है। इतना ही नहीं, एएस में, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अक्सर परमानेंट डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो इस तरह के केसेस में सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। पीएमआर डिपार्टमेंट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनने का भी प्रावधान होता है, जो नॉमिनेटेड है, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल वो नॉमिनेटेड है इस तरह के केसेस में सर्टिफिकेट्स इश्यू करने के लिए। तो
तो इस तरह से एडवांस्ड केसेस ऑफ एएमए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी इश्यू हो सकता है। बहुत सारे एनजीओज भी मदद कर रहे हैं इन सब इश्यूज में, बट ऑब्वियसली वन ऑफ द फ्यू पार्ट की इस तरह की फैसिलिटीज जो पूरा के पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज दे रही हैं वो इंडिया में आज की डेट में बहुत लिमिटेड है। अभी आप देखे होंगे सब कुछ सेग्रीगेटेड है, डॉक्टर्स अलग बैठे हैं, जो थेरेपी पार्ट है उसमें भी सब कुछ अलग अलग है। सो ये बहुत बड़ा कारण है कि चीजें एक साथ नहीं हो पा रही हैं। असिस्टिव डिवाइस वाला पार्ट अक्सर रह जाता है, तो ये सारी दिक्कत है। तो ये पीएमआर डिपार्टमेंट में ये सब कवर आता है। होपफुली इस तरह की सर्विसेज एम्स गोरखपुर में भी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात करेंगे। अब एक एक करके मैं इस पे आता हूं, सवाल जो पूछा गया है। ओके, प्रीतम यादव जी ने पहला सवाल पूछा है, क्या फ्यूज ज्वाइंट को रिकवर कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के? देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ गए हैं, जैसे कि ज्वाइंट फ्यूज हो गई है, उन सब चीजों को हम बिना ऑपरेशन के पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि फ्यूज ज्वाइंट है तो आप ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन कराने का जो क्राइटेरिया है वो फंक्शनल होता है। मोस्टली फंक्शनल मतलब आपको रोजमर्रा में कितनी तकलीफ होती है, उठने बैठने काम करने में, आपकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, उसमें आपको कितनी दिक्कतें होती हैं। तो अगर शुरू से आप अपना ध्यान रखें, रेंज ऑफ मोशन और जैसी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं आपके लिए कस्टम मेड रेगुलर बेसिस पे, वो सब चीज करें तो होपफुली ऐसी नौबत ना आए। अगर आती है देन चलिए आगे का सवाल लेते हैं। प्रीतम यादव जी का दूसरा सवाल भी है, बायोलॉजिक्स का क्या काम है? अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम को काम करती है तो ज्वाइंट फ्यूजन रुक जाता है, तो क्या हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली चीज खानी चाहिए क्या, या इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट कोविड-19 के केसेस में, आजकल कोरोना का बड़ा प्रकोप चल रहा है हमारे देश और दुनिया में, तो ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आप में से कोई से भी लोग इस थेरेपी पे है, बायोलॉजिकल्स पे है, तो बायोलॉजिकल्स इम्यून सिस्टम सप्रेस करता है। आपको शायद बायोलॉजिकल स्टार्ट करते समय डॉक्टर ने बड़े लंबे चौड़े लिस्ट के साथ सवाल पूछा होगा कि आपके घर में टीबी हुआ था, नहीं हुआ था, आपके पड़ोसी में हुआ था, नहीं हुआ था। वो रूल आउट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस करते ही आपको वो सारी बीमारियां लग जाए जो लो इम्यूनिटी से कॉज होती हो। कोविड-19 में आपको विशेषकर ज्यादा ध्यान रखना है। इसके दो कारण हैं। पहला, अक्सर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो लंबे समय से बीमारी झेल रहे होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी कम होते जाती है, क्योंकि रिब केज जो होता है वो पूरी तरह से फैलता नहीं है। स्पाइन में जो डिफॉर्मिटी आ गई है उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो इस हालत में अगर, और उस पर से अगर आप बायोलॉजिकल्स पे हैं तो इम्यूनिटी ऐसे भी सप्रेस हो गई, तो इस केस में कोविड-19 का संक्रमण होने के चांसेस आप में ज्यादा बन जाते हैं। तो यू हैव टू टेक मोर प्रिकॉशंस एक नॉर्मल रूटीन लोगों के साथ। अब जहां तक सवाल है बायोलॉजिकल्स काम कैसे करता है, बिल्कुल सही कहा आपने। टीएनएफ ब्लॉकर्स होता है, साइटोकाइंस को ब्लॉक करता है। ये सब बड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको बुक में ही मिल जाएंगी, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मोटा मोटी समझ लीजिए। कुछ ऐसी हमारी शरीर में केमिकल बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं जो सूजन पैदा करते हैं जोड़ों में। बायोलॉजिकल्स उसी तरह उस प्रोटीन को ब्लॉक करने का काम करता है। कॉस्ट इफेक्टिव का दिक्कत है, कॉस्टली होता है। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल्स है, इन्फ्लिक्सिमैब है, एडोलिमैब है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी में सूट करना है, एज पे, आपका प्रोग्रेशन क्या है डिजीज का, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब ज्वाइंट फ्यूजन रुक जाता है कि नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज की डेट में एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप बायोलॉजिकल्स पे हैं तो आपको कभी ज्वाइंट फ्यूजन होगा ही नहीं। आपका पेन जरूर बेहतर मैनेज होगा, आप डे टू डे लाइफ में ज्यादा इफिशिएंट रहेंगे। इस इफिशिएंसी का अगर आप इस्तेमाल करके एक्सरसाइज और एक्टिविटी बेहतर करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन ये कहना कि आपको बायोलॉजिकल्स की दवा चल रही है, बोतल चढ़ रही है, तो आपको ये नहीं होगा फ्यूजन, ऐसा नहीं है।
इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। इन एवरी केस इम्यूनिटी बढ़ाने के आपको सारे काम करने चाहिए। ईएसआर सीआरपी को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ईएसआर सीआरपी एक तरह से आपकी बॉडी में इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी को दर्शाता है। जब भी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी फ्लेयर अप होगी वो बढ़ा रहेगा। देयर इज नो वन सिंगल वे, कोई ऐसा एक तरीका नहीं है जिससे हम इसको अचानक से कम कर दें। दवा देने से थोड़ा सा इंफ्लेमेशन सप्रेस जरूर होता है, बट और वैसे भी ईएसआर सीआरपी से ज्यादा आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना, आपको बॉडी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, नॉट जस्ट वन मार्कर ईएसआर और सीआरपी। तो फोकस ऑन व्हाट आर योर लिमिटेशंस और क्या दिक्कत आ रही है। शरद जी नमस्ते। आई विजन कम हुई है, ठीक होगा ना? आकाश जी पूछ रहे हैं। ये सवाल से मुझे ये ध्यान आता है कि अक्सर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो सिर्फ बोन्स और जॉइंट्स की दिक्कत है। कई बार और भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आंख वन ऑफ द कॉमनेस्ट है। यूवीआइटिस इस तरह की दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, आई विजन कम हुई है, ठीक होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका आंखों में इन्वॉल्वमेंट कितना है। आई थिंक कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आपको देख रहे होंगे वो बेहतर आंसर करेंगे कि आप में अभी तक इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है। सैल्यूट यू सर, थैंक यू सो मच। अविनाश जी पूछ रहे हैं सर कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे फ्यूजन रुक सके और पेन ना हो? देखिए, पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने पेन मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने बताया एनएसएड्स होता है। अब जो दर्द की गोली होती है वो सब आपने अभी तक बहुत समय तक ली होगी, तो उससे पेट में गैस, एसिडिटी या लंबे समय तक लेने से लीवर और किडनी में भी असर पड़ता है। इसीलिए आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा किन चीजों से, किन एक्टिविटी से किस टाइम पे आपका ये सब फ्लेयर अप होता है। आप उसको मैनेज करिए। अगर मोडेलिटी मतलब गर्म से या ठंडे से, आप सेकाई से आराम मिलता है तो उस तरह से मैनेज करिए। एक्टिविटी आपके ट्रीटमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। बहुत बार लगता है ना कि जॉइंट काफी दर्द कर रहे हैं, शोर है, तो फिर अभी आज आराम करते हैं। कई बार कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी आपको पेन में भी आराम देते हैं, तो वो चीजें आपको अपने डॉक्टर से और रिहैब टीम से मिलकर डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके फ्लेयर अप में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वो आप देखिए, और इसकी वजह से पेन मैनेज हो जाता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे मरीज बहुत अच्छे से एक्टिवली आज एएस के साथ ही काफी सक्सेसफुल है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, ढंग से ट्रीटमेंट करानी होगी, एंड इट हैज टू बी फॉलोड अप अगेन एंड अगेन। समीर जी पूछ रहे हैं, डू यू रिकमेंड बायोलॉजिकल्स इवन इफ पेशेंट हैज डेली इंटरेक्शन विद स्लम ड्वेलर्स? देखिए, अगर कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और आप बायोलॉजिकल शुरू करें, कोविड-19 में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बायोलॉजिकल जो ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें कि उनको कैसे लेना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, यू बिकम मोर प्रोन टू कोविड-19। अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा है और आपने बायोलॉजिकल शुरू नहीं किया है, तो ऑन द फर्स्ट गो अगर मैनेजेबल है पेन और सिम्टम्स, इट्स मच बेटर टू डिफर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बेहतर है कि हम थोड़ा दिन रुक लें जब तक कोविड का थ्रेट है। स्कोरिंग सिग्निफिकेंस, देखिए बहुत सारे स्कोरिंग डॉक्टर यूज करते हैं पेन के लिए, एक्टिविटी लिमिटेशंस के लिए, तो आई थिंक ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए बहुत रिलेवेंट सवाल नहीं है। डॉक्टर जो होते हैं, जो इस पे स्टडी कर रहे होते हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर यूज कर रहे होते हैं, वो स्कोरिंग सिस्टम्स यूज करते हैं। आरके अरोरा जी पूछ रहे हैं, माई स्पाइन इज फ्यूज्ड ड्यू टू ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कमेंट में ही। देखिए, कई बार हमें लगता है कि हमारा स्पाइन फ्यूज हो गया तो ज्यादा मजबूत हो गया, लगता है ना कि हड्डी तो ज्यादा बढ़ गई स्पाइन में, तब तो ज्यादा मजबूत हो गया, हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसका उल्टा भी होता है, इनफैक्ट उल्टा होता है। जब फ्यूजन के बाद एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन के साथ ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है, हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, बाहर से तो काफी रॉड जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से कमजोर होकर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पेन स्टिफनेस इन अपर स्पाइन एंड नेक, 64 एज है, एएस 40 साल पहले डायग्नोस हुआ था, माय पोस्चर इज ओके नाउ। अ बिग अप्लॉज फॉर यू अरोरा जी की आपको 40 साल से आप एएस के मरीज हैं, फिर भी आपका पोस्चर सही है। आई मस्ट अपलॉड यू ऑन दैट। आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, बट ट्रस्ट मी, ऑस्टियोपोरोसिस इज मैनेजेबल। आप इसका इलाज कराइए, सही इलाज से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की यही है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज एज सच उसको क्योर करना, परमानेंटली क्योर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज्यादातर अवॉइडेबल हैं और ट्रीटेबल हैं।
तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप ध्यान रखें और आपने ध्यान रखा। अब जहां तक पेन स्टिफनेस इन सबका ट्रीटमेंट है, देखिए जैसा मैंने कहा ट्रीटमेंट हमेशा कस्टम मेड होता है। आप अपने डॉक्टर से और रिहैब टीम से डिस्कस करिए कि आप क्या क्या चीज आगे कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मेडिसिन स्टार्ट करिए। जिनका स्टीव हो गया है, आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं वो क्या एक्सरसाइज करें। जिनका फ्यूज हो गया, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्पाइन फ्यूज हो गया है तो एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए। स्पाइन फ्यूज हो गया तो जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन अभी है उसको मेंटेन करना चाहिए। पोस्चरल करेक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। पोस्चर जैसे मैंने कहा, सीधे जब आप ऐसे खड़े होते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका ये जो कंधा है वो कान के बिल्कुल पैरेलली होना चाहिए। और जब दीवार से सट के खड़े होते हैं तो आपका बट रीजन, आपका अपर बैक और ये वाला पार्ट तीनों दीवार के सट के होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता है, खासकर एडवांस स्टेजेस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ध्यान दोनों का, जितना रेंज ऑफ मोशन आपका है मेंटेन्ड वो मेंटेन्ड रहे और दिक्कत ना हो। साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग रेजिमेंट भी करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए? ट्रस्ट मी, ये कस्टम मेड करे तो ज्यादा बेहतर है। ये कोई एक एक्सरसाइज जो सबके लिए काम करे, ऐसी बहुत कम चीजें हैं। I am from Odisha, suffering from AS since 2005. I am taking Indocap SR and SAS. I have bamboo spine. Hip goes damaged day by day. Rheumatism stage में biological. Then I'm unable to any. देखिए ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि लंबे समय से 2005 मतलब 15 साल से ये अलग अलग टाइम पे इंडोकैप एसआर और सास ले रहे हैं, सल्फासेलेजिन ले रहे हैं। इंडोकैप वन ऑफ द बेस्ट दवाइयां हैं जो कि डिजीज प्रोग्रेशन और साथ में जब आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो शॉर्ट टर्म हम लोग कोर्स के लिए यूज करते हैं। सल्फासेलेजिन एक डीमार्ड है, एक इस तरह की दवा है जो देते हैं, इससे भी ठीक ठाक रिलीफ मिलता है। और इनको तो बैम्बू स्पाइन आ गया है, मतलब फ्यूजन हो गया है। अब जहां तक बायोलॉजिकल्स की सवाल है, यस आप रिमेटोलॉजिस्ट से मिले हैं, उन्होंने बायोलॉजिकल्स के कहा तो आई एम श्योर आपको उसकी जरूरत होगी। उससे स्केप तो देखिए बायोलॉजिकल्स के नीचे अगर स्टेप डाउन करते हैं तो आप इंडोकैप एसआर पे सही चल रहे हैं। यू मे कंटिन्यू टेकिंग दैट, साथ में अपना एक्टिविटी और जो पोस्चरल मॉडिफिकेशंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, जो अगर ऑर्थोसिस की जरूरत होती है, साथ में काउंसलिंग, ये सारी चीजें जरूरी हैं। बायोलॉजिकल्स कई बार बहुत मददगार साबित होता है, बट यस इट्स कॉस्टली। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो आप कैश इंडिया को जरूर सपोर्ट करिए इस मुहिम में, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज आगे आए और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जितने पेशेंट हैं उनको कवर देना शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। ओके, व्हाट शुड बी द राइट पोस्चर ऑन नाइट टाइम? देखिए रात में सोते समय जब आप लेटते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है, जो वो होता है, जो मैट होता है, जो मैट्रेस आप यूज करते हैं, बहुत फर्म नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए कि 3 तरह के होता है। एक तो ये होता है जो बहुत हार्ड होता है, इस तरह का कंसिस्टेंसी, अपना नाक छू के देखिए ये फर्म होता है, और लिप छू के देखिए थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो आपको नाक वाली कंसिस्टेंसी में रहना, मतलब फर्म वाली कंसिस्टेंसी में रहना है, तो वो सबसे बेटर होता है। जहां तक स्लीपिंग पोस्चर की बात है, वैसे तो एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि आप पैर मोड़ करके जो करवट लेके सोते हैं उसको अवॉइड करें, इससे स्पाइन में फ्यूजन ये सब बढ़ता है। जो आइडियली कहते हैं कि आप पेट के बल लेटने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। पेट के बल लेटने की ऐसे दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पेट के बल लेटे, थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लग सकता है तो आपने चेस्ट के नीचे कोई सा भी पिलो रख सकते हैं, सर को यू या दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर इसमें अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा टॉवल ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रोन लाइंग होता है, जो पेट के बल लेटना होता है, उससे स्पाइन की कर्वेचर को थोड़ा मदद मिलता है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिप जॉइंट पेन एंड एसआई जॉइंट पेन? देखिए आपको जब बट वाले एरिया में पेन होता है तो इसके साथ डॉक्टर जब क्लिनिकल एग्जामिन करता है तो ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है। आपके हिप जॉइंट में है, उसकी रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत है, एसआई जॉइंट पे। एसआई जॉइंट का पर से आपको पहले से पता चलना मुश्किल है कि एग्जैक्टली एसआई जॉइंट, लेकिन मोटा मोटी बताऊं तो एसआई जॉइंट में जब दर्द होता है तो जो आपका हिप के डिंपल्स हैं, जो पीछे डिंपल्स बनते हैं, उसके नीचे वाली जगह पे आपको दर्द होना शुरू होता है, और वो दर्द पालथी मारेंगे इस तरह के मूवमेंट में ज्यादा होगा। और अगर हिप में होगा तो हिप का जब भी आप मूवमेंट करेंगे, जैसे अभी आप पैर मोड़ के बैठने की कोशिश करेंगे तो आपके दिक्कत होगा। लेकिन मतलब एग्जैक्टली बता पाना हिप में है कि एसआई जॉइंट, इसके 2 तरीके हैं, या तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि हमने एक्सरे कराया या फिर एमआरआई या सीटी कराया। वेदर टाइप,
देखिए, ये इस बीमारी में कोई एक ऐसी डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये खाइए या ये मत खाइए। गाउट नहीं है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप डाइट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, बट यस, अगर आप डाइट ऐसा लेते हैं जिससे वेट पुट ऑन हो तो आप ही को दिक्कत होगा आपके पोस्चर में। तो वेट ना पुट ऑन करे, बस इसका ध्यान के हिसाब से जितनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बस वही है। अलग से बीमारी के हिसाब से कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर मुझे बॉडी बनाना था पर एएस का पता चला, मैं क्या करूं? देखिए, ऐसा है कि इट्स काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। बॉडी बनाना आफ्टर यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद एएस इज वेरी डिफिकल्ट। दिस इज बिकॉज कि वेट ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल बहुत लोग फिट रहते हैं, मसल बल्क मेंटेन करते हैं विद द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। सो इफ यू वांट टू गो फॉर मसल बल्क बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप इस तरह की चीजों में जाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट आपको अपनी बॉडी को कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ेगा। अपने फ्लेयर अप को समझना पड़ेगा। फ्लेयर अप में आपको क्या चीजें नहीं करनी है ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे रोज जिम जाना है और मेरे दर्द हो रहा है फिर भी मैं उठा रहा हूं, आप अपने जॉइंट डैमेज करोगे। ये सब चीजें नहीं करनी है। तो वेट ट्रेनिंग बहुत ट्रिकी पार्ट है। बिना एक अच्छे गाइडेंस के आप ये सब चीजें बिल्कुल ना करें। गाइडेंस हो तो यू मे परस्यू इट, बट ऑब्वियसली विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस। खासकर जब वेट ट्रेनिंग की बात करें या फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात करें, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसमें टकराने का खतरा रहता है। बाकी स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर थोड़ा सा मौसम और ये अलाउ करे। स्विमिंग बहुत अच्छा है, उससे ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, वाटर का रेसिस्टेंस मिलता रहता है, तो इसकी वजह से आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और स्विमिंग करने में अच्छा भी लगता है। तो स्विमिंग अगर इस मौसम में मौका मिले और कोविड का थोड़ा प्रकोप कम हो तो ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। सर आप अभी कोविड को अलग रख दे तो क्या एएस में फायदेमंद है? इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए या काम? वेल, देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाना एज सच फायदेमंद है। कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा अब बायोलॉजिकल्स कंसर्न जरूर है एएस के पेशेंट्स में। अगर ये कंसर्न हटा दें तो एज सच जैसे आप इम्यूनिटी के लिए अपना ध्यान रख सकते हैं विद राइट काइंड ऑफ डाइट, राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, राइट माइंडसेट, तो सारी चीजें आप रखिए। इम्यूनिटी बढ़ाना सबके लिए हमेशा हित में रहता है, तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। एंड यस, कोविड इज अ थ्रेट, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। आपको ये समझना पड़ेगा कोविड एक एक्चुअल और रियलिस्टिक थ्रेट है, जिसका कारण मैंने बता दिया। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो स्मोक करते हैं। मैं कैटेगरिकली कहता हूँ स्मोक ना करें। आपकी पहले से रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे स्मोकिंग की वजह से कम हो रही है और बीमारी की वजह से रिपकेज फैल नहीं रहा है, और उस पर से अगर कोविड का हम लोग रिस्क जोड़े तो इट्स डिजास्टर। तो अगर स्मोक करते हैं तो प्लीज अब कोशिश करिए स्मोकिंग ना करें, बिल्कुल ना करें। Not in regard to COVID-19, sir, but generally as due to my profession, I have to manage my workers who come from slums at one point of time. Yeah, that's a problem. You have to take care of this. आपको स्पेशल प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट में अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा है और खासकर एक टीबी पेशेंट के साथ है। आपको अगर बायोलॉजिकल्स का कंसिडरेशन डॉक्टर लेते भी हैं तो आई एम श्योर वो आपकी हिस्ट्री पूछते होंगे। हम पूछते हैं कि अगर आपको फैमिली में, आपके आस पड़ोस में टीबी के कितने चांसेस हैं। तो इफ यू आर इंगेजिंग डायरेक्टली विद टीबी पेशेंट्स, बायोलॉजिकल्स लेना हैज इट्स ओन रिस्क फैक्टर्स। प्लीज अपने डॉक्टर से और इस चीजों को एक बार थोड़ा कंसिडर करें। Whether we use pillow or not while sleeping, बहुत रियलिस्टिक सवाल है। पिलो का कंफ्यूजन हमेशा रहता है। ये बता दूं, पिलो बिल्कुल नहीं लगाना या बहुत मोटा पिलो लगाना दोनों गलत बात है। अगर आपकी गर्दन की हड्डी सही तरह से है, मतलब अब तक फ्यूजन नहीं आया है, तो आइडियली क्या करना चाहिए, आप किसी भी बेडशीट को या टॉवेल को या इस तरह की चीज को फोल्ड करके लगभग 1.5 इंच का थिकनेस मेंटेन करें और उसको नीचे रखें। आप इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझिए। हमारा गर्दन हल्का सा कर्वेचर के साथ सीधे में रहता है। अगर आप बिल्कुल पिलो नहीं लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और पिलो लगाएंगे ज्यादा मोटा तो ऐसे हो जाएगा। दोनों हमारे स्पाइन और मसल्स के लिए सही नहीं है। आपको एक नॉर्मल वो मेंटेन करना चाहिए। अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड है तो एक सर्वाइकल पिलो अलग से मार्केट में आता है जिसकी एक मेमोरेबल वो रहती है, वो आपके कंटूर के हिसाब से फिट हो जाता है, तो आप वो ले सकते हैं, बट इट्स कॉस्टली, 1000 रुपए के अराउंड आता है। लेकिन आइडियली सबसे अच्छा ये है कि घर में बेडशीट को फोल्ड करके आप इस तरह से यूज करिए। अगर आप करवट लेके ज्यादा सोते हैं तो करवट लेके सोना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगर आप पिलो यूज नहीं करते तो अक्सर लोग यूं करके सोने लगते हैं, तो उसकी वजह से कंधे में भी दर्द होता है और नेक में भी दिक्कत होती है।
इस केसेस में आप पिलो यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप करवट लेके ज्यादा सोते हैं तो। पिलो और चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे घुटने के नीचे आप यूज करें तो स्पाइन थोड़ा सा सीधा रहेगा अगर आप सुपाइन सोते हैं तो। अगर करवट लेके सोते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में भी रख सकते हैं। आई थिंक दैट आंसर्स द पिलो। थैंक्स सर, मैं बचपन से पेट के बल सोता हूँ। ओके सर, मेडिकल प्रोफेशनल, कैन जियार्डिया लैम्बिया कैन कॉज एएस कॉज आई एम हैविंग जियार्डिया इन्फेक्शन। देखिए, इसकी कोई भी स्टडी मेरी जानकारी में नहीं है कि जियार्डिया लैम्बिया या एमीबिया हिस्टेरिका से एएस होता है। एएस का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है विच इज ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और ऐसा कोई स्टडी मैंने नहीं पढ़ा तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। फिर भी इफ यू वांट मी टू, मैं अपना ईमेल आईडी लास्ट में शेयर कर दूंगा या फिर इस कमेंट में शेयर कर दूंगा, प्लीज मुझसे ईमेल में कॉरेस्पॉन्ड करिए। लव टू नो दिस की अगर ऐसा होता है तो। ओके, आपको लगता है कि आपको जियार्डिया इन्फेक्शन में मेट्रोजिल लेने से पेन आराम मिलता है? रियली आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। वेदर ट्रिगर फिंगर एंड बेलेनाइटिस आर पार्ट ऑफ एएस। जैसे मैंने कहा कि ये सब एएस के स्पेक्ट्रम में पर से नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में इस तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। अक्सर पोस्चर की वजह से, एक्टिविटी और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन की वजह से हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में? देखिए, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिशनर नहीं हूं तो मुझे इसका सीधा आंसर नहीं पता। आई थिंक आप काश इंडिया से कहिएगा, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से आपकी एक बार मीटिंग करा देंगे तो होपफुली यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। होम्योपैथी से मुझे बहुत फर्क पड़ा है, मुझे 7 साल से बहुत बढ़िया। बस मैंने वही कहा, होम्योपैथी आयुर्वेदिक हर या कोई भी पैथी यूज करते हैं, हर पैथी के अपने यूएसपीज होते हैं। आप देखिए, बट लेबल्ड यूज करिए। मैं सिर्फ यही इंसिस्टेंस हमेशा रहता है अपने पेशेंट्स के साथ। आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, जो डॉक्टर से हमेशा इंसिस्ट करिए कि आप लेबल बताइए कि उसमें है क्या। क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो पुड़िया में पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं 10 साल 15 साल, फिर जब हम वर्कअप करते हैं तो पता चलता है इतनी 35 साल में 25 साल में उनकी हड्डियां बिल्कुल पापड़ की तरह पतली हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लंबे समय से 10-15 साल तक स्टेरॉइड का चूरन खाते खाते हड्डियां बिल्कुल गल जाती है। खासकर अर्थराइटिस के केसेस में, स्टोमेटो अर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत कॉमन है। डिजीज बहुत प्रोग्रेस कर जाता है। तो प्लीज अगर आप ले रहे हैं तो ये तो लाइसेंस प्रैक्टिशनर से लें, और दूसरा लेबलिंग पे ध्यान दें, इट शुड बी लेबल्ड। Okay, sir, my question is another. I not stand half hour, not walking properly due to hip pain, right now damage, while bending. अब देखिए, ऐसा है कि आपकी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, हिप पेन है या राइट हिप डैमेज ज्यादा हो रहा है, आपके चलने का क्या पोस्चर होना चाहिए एज पर योर डिजीज, वो उसके लिए आपको एक फिजिशियन से पूरा चेकअप या एग्जामिनेशन कराना होगा। आपके नजदीकी जो भी आपको डॉक्टर देख रहे हैं, लेट हिम एग्जामिन इन फुल कि आपका रेंज ऑफ मोशन कितना किस तरह से पोस्चर अलाउ करता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल पोस्चरल करेक्शन है उसकी ट्रेनिंग लीजिए ताकि ये चीज आगे ना बढ़े। और जहां तक टीकेआर की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूं टीएचआर टीकेआर इस तरह के डिसीजंस काफी लाइफ चेंजिंग होते हैं। इनफैक्ट इफ कम उम्र में आए तो, बट यू हैव टू वे ऑल द ऑप्शंस। आपको सारी भी समझनी पड़ेगी किसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान। इट्स ऑलवेज वेरी स्पेसिफिक टू द पर्सन। रोल ऑफ डाइट इन एएस, जैसे मैंने बताया पहले, डाइट का कोई विशेष रोल नहीं है। वेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टार्च डाइट इफेक्टिव, ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है कोई स्पेसिफिक डाइट से एएस में फर्क पड़ता है। सो डाइट का कोई खासा नहीं है। फास्टिंग एंड फ्रूट बेस्ड डाइट से पेन ऑलमोस्ट गॉन हो जाता है। देखिए, मैंने हमेशा यही कहा है कि अपनी बॉडी को समझिए। अगर आपको लगता है कि फास्टिंग से या फ्रूट बेस्ड डाइट से पेन चला जाता है तो यू माइट कंटिन्यू डूइंग दैट। आपका पेन रिलीफ होना चाहिए और उसमें आराम मिलना चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा, डाइटरी रिलीवेंस का वेट को छुड़ा के बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं होता है डायरेक्टली। और फास्टिंग में मैं यही सलाह दूंगा कि डोंट स्टार्व योरसेल्फ, अपने आप को वीक करिए। मसल्स वीक नहीं होनी चाहिए, मसल की स्ट्रेंथनिंग हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। जब पोस्चर सीधा हो सकता है बायोलॉजिकल इंजेक्शन लेने के बाद। देखिए, जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आ गए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो परमानेंट है जब तक हम सर्जिकली उसको ठीक ना करें। तो ये समझना कि बायोलॉजिकल्स लेने से पोस्चर ठीक हो जाएगा या पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, सही टाइम पे आप सही इलाज ले रहे हो तो आप पोस्चर में जो आने वाली दिक्कत है उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर हो गई है तो उसके लिए ट्रीटमेंट के तरीके थोड़े से बदल जाते हैं। बायोलॉजिकल्स आर नॉट मैजिक ड्रग्स, समझना पड़ेगा। पेन से जरूर रिलीफ मिलेगा, लेकिन पोस्चर पहले के जैसा हो जाएगा ऐसा नहीं होता यूजुअली। फ्यूजन इन नेक बी क्यूर्ड,
देखिए वही मैं कह रहा था, इस बीमारी का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। अगर फ्यूजन आ गया, अगर बोनी फ्यूजन आ गया है, अनफॉर्चुनेटली उसको पहले जैसी अवस्था में ला पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी अभी की रेंज ऑफ मोशन मेजर करें तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं कि और आगे ना बढ़े विथ राइट काइंड ऑफ मेडिकेशन एंड राइट काइंड ऑफ रिहैब। 12 साल से बेड पर हूं, सबसे पहले डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं कि एक ऑर्थो का केस नहीं है, रिमेटोलॉजिस्ट का है। अब देखिए इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन प्रिवेल करता है कि आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। रिमेटोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है मेडिसिन की जो इससे पर्टेन करती, तो यस रिमेटोलॉजिस्ट ओपिनियन लेना चाहिए, देयर इज नो अबाउट दैट। और उसके साथ साथ रिहैब रेजिमेंट होना चाहिए। खासकर बायोलॉजिकल्स इन सब की बात करें तो यूजुअली रिमेटोलॉजिस्ट से हम भी जब प्लान भी करते हैं पीएमआर डिपार्टमेंट में, जब पूरा रिहैब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी टेक एडवाइसेस फ्रॉम रिमेटोलॉजिस्ट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन देके थोड़ा आराम देते हैं अलग अलग छोटे छोटे जॉइंट्स में। बाकी इट हैज ऑल टू बी इन टैंडम, एक साथ होता है। थैंक्स अ लॉट। कायरोप्रैक्टिस इफेक्टिव और नॉट इन एयर्स, मेरा कोई बहुत डायरेक्ट इसका अनुभव नहीं है पेशेंट्स के साथ कि कायरोप्रैक्टिस की कितनी इफेक्टिवनेस होती है, बट टाइची हो या कायरोप्रैक्टर हो, इस तरह की चीजों से अगर आपको पेन रिलीफ महसूस होता है तो आई डोंट सी एनी हार्म इन गोइंग दैट। बट यस, आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपके रिमेटोलॉजिस्ट हैं या फिजियाट्रिस्ट हैं, उनसे पीएमआर स्पेशलिस्ट, उनसे मिलते रहिए, सारी चीजें डिस्कस करते रहिए। थैंक्स सर, बाय। अभी कब आओगे ऑनलाइन? सो आप कैश इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो मेरा ईमेल आईडी physiatrist.amit@gmail.com है। फिजियाट्रिस्ट PHYSIATRIST, मैं कमेंट में लिख दूंगा, AMIT@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कैश इंडिया के थ्रू मुझसे बात भी कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू ऑल गाइज। थैंक्स सर, थैंक यू, यू हैव एक्सप्लेन्ड यस, थैंक यू सो मच। और लाइक टू बी इन टच विथ यू, श्योर, मैं अपना ईमेल आईडी जरूर छोड़ दूंगा। अगर आप गोरखपुर में हैं तो यू मे विजिट मी, मैं एम्स गोरखपुर में कार्यरत हूँ पीएमआर डिपार्टमेंट में, आप मुझसे मिल भी सकते हैं। हाउ कैन आई गो फॉर ए प्रोफेशनल एडवाइस, हाउ कैन आई गो अबाउट इट? हाँ, मैंने बताया, मैं आपको मेल शेयर कर दूंगा, आप उनसे मेल पे बात कर सकते हैं। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जिस भी फिजिशियन से बात करते हो उनसे इन पर्सन एक एग्जामिनेशन जरूरी होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। हम जो टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट है वो आपातकालीन सिचुएशन में ठीक बैठता है, जरूरत है, बट आपके केस में चूंकि आपकी हर चीज कस्टम मेड होगी तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम उसको कस्टम मेड करें। आपको एग्जामिनेशन करने के बाद आपका पूरा के पूरा एक इलाज का पूरा ढांचा तैयार करें कि आपको मेडिसिन ऐसे लेनी है, आपको द एक्सरसाइजेस का पार्ट, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब पोस्चरल करेक्शन का पार्ट, आपको असिस्टिव डिवाइसेस वाला पार्ट कि आपको क्या क्या चीजों के ऊपर से मदद पड़ सकती है, उसके से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जो डिप्रेशन की मैंने दिक्कत बताई बहुत सारे पेशेंट्स में होता है, एंड हैविंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज इन अ टीम इज वेरी इनवैल्यूएबल, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप सब में से ज्यादातर लोग काफी यंग लोग होंगे, तो इट्स ऑल टुगेदर, तो एक साथ के लिए वर्कअप करने के लिए जरूरी है कि हम एक बार मिलें और वी टेंड टू एग्जामिन यू। सर एनी गाइड फॉर यूज ऑफ ऑर्थोसिस? अब देखिए ये भी जैसे मैंने कहा डिपेंड करता है कि ऑर्थोसिस होता क्या है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि किसी भी शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा या हम मूवमेंट चाहते कि वहां हो, उसको फैसिलिटेट या रिस्ट्रिक्ट करने के, उसको होने या नहीं होने दोनों के लिए हम ऊपर से सपोर्टिव लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोगों का ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें ये झूल जाता है, रिस्ट ड्रॉप जिसको कहते हैं, तो उसमें हम एक सपोर्टिंग ब्रेस उजले रंग का एक प्लास्टिक का सा बना देते हैं तो उससे सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह के पैरों में देखिए, पहले पोलियो वाले पेशेंट में हम लोग वो मोटा मोटा वो लगाते थे, आपको ध्यान होगा एक बड़ा भारी सा जूता रहता था जो स्टील के साइड से रॉड खड़े रहते थे, मूवीज में आपने देखा होगा। आज वो भी एक तरह का ऑर्थोसिस ही है। आजकल की डेट में काफी लाइट वेटेड ऑर्थोसिस आ गए हैं जो पॉलीप्रोपिलीन के बनते हैं, जिससे वेट उतना नहीं होता है। इट्स काइंड ऑफ हेल्पफुल। सो ऑर्थोसिस आपकी जिंदगी में काफी बदलाव ला सकता है। तो आपकी एग्जामिनेशन के बाद हम समझ सकते हैं आपके किस ज्वाइंट को सपोर्ट की जरूरत है, किसमें आपको रेंज ऑफ मोशन, किस ज्वाइंट में हमें रोकना है और किस ज्वाइंट में बढ़ाना है, तो उस हिसाब से ऑर्थोसिस प्लान कर सकते हैं। स्पाइन के हिसाब से ही मैंने कहा अगर झुकता जा रहा है तो हम ऑर्थोसिस सपोर्ट देके इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो ए वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द होल रिहैब रेजिमेन।
Okay, so that was about orthosis. For your time, thank you. We are fortunate having you. Thank you. I must be thankful and show my gratitude towards CAS इस opportunity के लिए. ज्यादा देर चलने से हिप ज्यादा खराब हो जाता है क्या सर? ये पार्ट बहुत जरूरी है आपको समझना. आपको आफ्टर अ टाइम खुद नोटिस करते करते ये समझना पड़ेगा कि आपके जॉइंट्स में फ्लेयर अप फेज क्या आता है, कब आता है. देखिए, ये बीमारी कॉन्स्टेंटली दर्द होता रहे ऐसा नहीं होता है. आपको शायद अब तक ये अनुभव हो गया होगा. एक ऐसा टाइम आता है जब दर्द बहुत ज्यादा होता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब दर्द थोड़ा सा कम होता है. जब दर्द वाला फेज हो तो आपको उस पेन को रिस्पेक्ट करनी है. पेन का कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना है. देखिए, बहुत सारे जो नॉर्मल एथलीट आते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं चैलेंज योर पेन अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी इन सब में होता है. आपके केस में, एएस के केस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, इन सब में मैं हमेशा कहता हूं रिस्पेक्ट योर पेन. अपने दर्द को रिस्पेक्ट दें. अगर दर्द हो रहा है उसको मैनेज करें. मॉडरेटी से कर सकते हैं. अगर ठंड से, क्रायोथेरेपी से आपको आराम मिलती है, अगर दवा से आराम मिलती है तो आप यूज करें. स्प्लिंटिंग से आराम मिलती है कि हमने उस चीज को स्प्लिंट कर दिया तो वो करें, बट रिस्पेक्ट योर पेन. ट्रेनिंग मॉड्यूल जो एक्सरसाइज का है वो भी इस फेज में अलग होगा, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. प्लीज रिस्पेक्ट योर पेन. दर्द होता है तो. थैंक यू सो मच. प्रीतम जी कह रहे हैं सर एक बार दिल्ली भी आइए, बहुत लोग. इनफैक्ट यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में ही था, सफदरजंग हॉस्पिटल में. पिछले वहीं से मैंने पढ़ाई भी करी है, सफदरजंग से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. नाउ आई एम इन गोरखपुर. इफ आई एवर प्लान टू गो, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा. होपफुली विल मीट देयर. आई फियर फ्रॉम एलोपैथी क्योंकि आप इंडोमिथासोन for 40 years I think must have been damaged. देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, हर चीज के अपने फायदे नुकसान है. एलोपैथी के भी अपने फायदे नुकसान है. आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज का एक गाइडेड लिटरेचर है जो रिसर्च बेस्ड है. हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, मतलब जिसपे बहुत सारे रिसर्च पेपर आ चुके हैं, जिसपे ट्रायल हो चुका है. पैथी आप खुद से डिसाइड करिए. आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी पैथी जो आपको सूट करे, बट ये है कि नुकसान जरूर होता है. और अगर इंडो कैप आप ले रहे हैं लंबे समय से, उसका नुकसान हो सकता है. तो इसलिए हमेशा मैं इंसिस्ट करता हूं कि लंबे समय तक एनएसएड्स ना चलाएं. जब भी आपको फ्लेयर अप हो आप एनएसएड्स या पेन किलर्स लें, और जब कम हो, फ्लेयर डाउन हो तो ना लें. बीच बीच में इस तरह का जो विंडो ब्रेक देते हैं वो बहुत जरूरी होता है, तो आपके लीवर और किडनी को कम से कम नुकसान हो. और जितना आप एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से, ठंडे से और स्विमिंग से, इन सब चीजों से जितना आप रेगुलर आराम दे सकते हैं, दैट इज ऑलवेज बेटर. देयर आर वीडियोज इंटरनेट में पोस्चरल करेक्शन के वीडियोज हैं. देखिए, मैं वही कहूंगा, इंटरनेट पे जो भी आते हैं, एक्सरसाइजेस आते हैं, ये आते हैं, आपको समझना पड़ेगा जो भी एडवाइसेस पोस्चरल करेक्शन के लिए या एक्सरसाइज के लिए दी जाती है वो आपके लिए दी जाएगी. मतलब इट हैज ऑलवेज कस्टम बेस्ड इन योर केस, क्योंकि आपकी डिजीज प्रोग्रेशन क्या है. पहली बात कि आपका जो एएस है वो किस स्टेज पे है, शुरुआती में है, फ्यूजन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या क्या इन्वॉल्व है, एसआई जॉइंट इन्वॉल्व है कि नहीं, हिप जॉइंट इन्वॉल्व है कि नहीं. उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका एक्सरसाइज रेजिमेंट बनता है. उसके बाद हम आते हैं कि ये डिपेंड करता है आपकी एज, आपकी जॉब क्या क्या डिमांड करती है, तो उस हिसाब से एक रेजिमेंट बनता है. ये कभी भी जनरलाइज नहीं होता है. कहते हैं ना कि जितना जनरलाइज करेंगे वो उतना ही नुकसानदायक होता है. तो कोई भी जनरल एक्सरसाइजेज जो आप नेट पे देखते हैं, बिना अपने डॉक्टर या रिहैब टीम या फिजियाट्रिस्ट से मिले बिल्कुल ना करें. एक बार जरूर डिस्कस कर ले. मन में शंका हो तो एक बार मिलकर डॉक्टर को दिखा दे कि ये वीडियो मैंने देखा है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओनली आफ्टर यू गेट कंसेंट फ्रॉम योर डॉक्टर तभी प्रोसीड करें. ओके या अंकुर शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद. कैश इंडिया को धन्यवाद. न्यू डाइट सिस्टम जानी, रॉ फूड्स लेना, नो कुक बनेवा लेना, ओलिव प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में. देखिए, डाइट के बारे में विश्वरीप रॉय चौधरी का इन्होंने नाम बोला है. मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, हालांकि एक वीडियो जरूर देखा था कि ये कह के कि वो एम्स के डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं. मैंने पता किया था तो ऐसा नहीं है. वो एक शायद डाइटिशियन है जिन्होंने बाहर से कोई डिग्री ली है. उनके कुछ अलग से आइडियाज हैं चीजों को ट्रीटमेंट करने के बारे में. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि वो कैसे एएस को मैनेज करते हैं. लेकिन जितना एलोपैथी में, जितना एविडेंस बेस्ड रिसर्च में आया है, कोई भी इस तरह का डाइट सिस्टम अब तक इजाद नहीं हुआ है जो कि ये कहा जाए कि एएस का जो डिजीज प्रोसेस है उसको मॉडिफाई कर सके. ऐसा लोग कहते जरूर हैं, बट
जैसा कि मैंने बताया वी फॉलो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो मैं इस तरह की बात नहीं कहूँगा जो वो कह रहे हैं। और आप किसी को प्लीज़ फॉलो करने से पहले उनकी डिग्री और पढ़ाई प्लीज़ देख लिया करिए कि इस चीज़ के बारे में उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। आजकल हाउ थिंग्स आर। I guess we have covered all the comments now. We have 67 comments. Thank for biologicals लेने के बाद क्या precautions लेनी चाहिए? Okay, there was one question I missed कि biological. Okay, biologicals लेने के I think जब आपको biologicals prescribe किया जाएगा उससे पहले ही डॉक्टर्स एक पूरा चेकलिस्ट लेके आपके सामने आएंगे। जैसा कि पहले वाले केस में मैंने बताया कि इन्फेक्शन के चांसेस आपके आसपास कितने हैं, ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एज सच बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बायोलॉजिकल्स के ये हैं, घबराना है, ये होता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा रिसर्च में पाया गया है, किन्हीं केसेस में कैंसर जैसी आई है, बट बहुत वैलिडेटेड नहीं है, बहुत वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है बहुत सारी चीजों में। आप बुकलेट पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, बट बहुत हाई परसेंटेज में इन सब के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मोस्टली जो दिक्कत होता है वो इम्यून सप्रेस होने की वजह से जो दिक्कतें होती हैं वही होता है। मेरे वेस्ट और हिप में पेन है, HLA-B27 पॉजिटिव है, लेकिन मेरे वे बोलते हैं मुझे AS नहीं है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, HLA-B27 पॉजिटिव होना AS का डायग्नोस्टिक मार्कर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अगर 100 लोगों का HLA-B27 पॉजिटिव है तो उनमें से सिर्फ 2 या 3 पेशेंट ही AS के पर होते हैं। तो B27 बिल्कुल इस चीज का मार्कर नहीं है कि आपको पॉजिटिव हो गया तो आपको AS है। इन सब चीजों को हम देखते हैं कि आप क्लिनिकली क्या दिक्कत है, रेडियोलॉजिकली क्या आ रहा है, आपके MRI में, एक्सरे में कितने फीचर्स आ रहे हैं, इन सबको ध्यान में रख के डायग्नोसिस बनाई जाती है, ESR CRP। तो अगर आपके रिमेटोलॉजिस्ट सारी बातों का ध्यान करके कह रहे हैं कि AS नहीं है तो AS नहीं है, HLA-B27 पॉजिटिव है, नेगेटिव, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। I am 24, it all starts at 17, I will forget what being normal feels like, try to TNF blockers till date, none work for me. Is there any chance in future we can get any medicine for its prognosis? ये मैं कह रहा था, दिस वॉज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। कम एज में AS की सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट होता है, इट स्टार्ट्स एट एज जिसपे हम लाइफ और करियर को आगे देखते हैं। बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी दवा का प्रकार, जैसे ये बता रहे हैं राज अग्रवाल जी बता रहे हैं कि इन्हें भूल गए हैं कि नॉर्मलसी कैसा होता है। इन्होंने TNF ब्लॉकर्स मतलब बायोलॉजिकल्स भी ट्राई किया अलग अलग, इनके लिए कारगर साबित नहीं हुआ है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, ड्रग का रिस्पॉन्स अलग तरीके से हो सकता है। इज देयर एनी चांस इन फ्यूचर दैट वी कैन गेट एनी मेडिसिन? देखिए ये एक रिसर्च का मुद्दा है। अभी कुछ साल पहले 2015-16 में एक नया बायोलॉजिकल्स आया। अब तक जो बायोलॉजिकल्स हैं मार्केट में इंडिया में वो सारे इंजेक्टेबल्स और बहुत महंगे हैं, आपको पता ही होगा, 2 लाख 3 लाख उनका सालाना कॉस्ट आता है। और अब जो जिस बायोलॉजिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, ओरल बायोलॉजिकल्स भी आए हैं, बट वो मोस्टली अभी सोरियासिस और RA के केस में ट्रायल चल रहा है। तो होपफुली जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वी लुक फॉरवर्ड टू होपफुल फ्यूचर। सो लेट्स बी होपफुल। तब तक आप अभी भी यंग हैं, प्लीज अपना इलाज कराइए, ढंग से आप ले रहे हैं, साथ में रिहैब टीम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट करिए। एंड प्लीज आप एक बार अपना पूरा चेकअप इन फिजिकल, स्पिरिचुअल, अपना मेंटल, पूरी हेल्थ वेलबींग को एक बार रीअसेस करिए और अपना गोल फिर तय करिए। ट्रस्ट मी, इट्स नेवर लेट ऑन बीइंग स्टार्टअप। बाकी कैस इंडिया जैसी संस्थान है, पीयर ग्रुप बहुत कॉमन, अच्छा जरूरी चीज है। आप अपने पीयर ग्रुप से जुड़िए, अपनी दिक्कतें शेयर करिए और इस तरह में रहिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा अगर आप पोस्चर करेक्शन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन सब कुछ साथ में करते हैं। डोंट एक्सपेक्ट बायोलॉजिकल्स टू वर्क लाइक मैजिक, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में बायोलॉजिकल्स के बाद भी बहुत आराम मिले, ऐसा नहीं होता है। आपका केस इसका एग्जांपल है। तो आपको इसको ट्रीटमेंट को इन टोटलिटी देखना पड़ेगा, इसमें आपका मेंटल हेल्थ भी शामिल है। तो प्लीज वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट, अपनी लाइफ रीअसेस करिए, नए गोल्स बनाइए, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। थैंक यू सर, या थैंक यू। आई एम HLA-B27 नेगेटिव, ओके दैट्स गुड। तो जैसा कि मैंने बताया, HLA-B27 पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, लेकिन HLA-B27 जिन लोगों में पॉजिटिव होता है उनमें जरूर AS के चांसेस होते हैं। ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। अब जाते जाते इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज राइट देम डाउन, मैं ले लूंगा। इसके साथ साथ मैं इसका डिसेबिलिटी वाला कंपोनेंट बताता हूँ, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो
आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। एएस पर से एज ए डिजीज इन लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको जो जॉइंट रेस्ट्रिक्शन आते हैं, मतलब जोड़ जब जाम होते हैं, उस जाम होने की वजह से आपका जो एक्टिविटी लिमिटेशन होता है उसको अगर पूरी तरह से एसेस किया जाए तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिलता है, और डिसेबिलिटी के जितने फायदे मिल सकते हैं वो सारे मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बेनिफिट भी मिलते हैं। तो आप कोई भी आपके आसपास जो भी नोडल सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन सब में जाके आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और उससे रिलेटेड जितने फायदे हैं उसके बारे में वहां पे बात कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव नो मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। कैश इंडिया, आप लोग सब साथ में रहें, बहुत सारे सवाल पूछे। ट्रस्ट में खुद से सारी चीज बोल पाना इतना आसान नहीं होता है। आपके सवालों से मुझे क्लूज मिला और वी हैव कवर्ड नियरली एवरीथिंग। जो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें आप लोगों और हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है, खासकर एएस वाले क्षेत्र में। इंश्योरेंस पे पहले भी मैंने कहा है, इलाज में सबसे बड़ा जो हम दिक्कत देखते हैं वो इसके खर्चे को देखते हैं, खासकर बायोलॉजिकल्स में। बायोलॉजिकल्स गिव होप, दैट्स ट्रू। बायोलॉजिकल्स को मैजिक ड्रग नहीं समझना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट वॉट एवर होप दैट दिस वर्ल्ड प्रोवाइड, जो साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, उसमें आपका अधिकार है। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए, और प्लीज इन सबको साथ मिलकर हम इस इश्यू को बढ़ा सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल्स होता है वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस स्कीम्स में आते हैं। ऐसा है कि कंपनी के जो इंश्योरेंसेस है उसमें आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इंश्योरेंस में भी इसको आना चाहिए। तो होपफुली दैट वर्क्स आउट फॉर ऑल। माय लास्ट क्वेश्चन, प्लीज, can we take precautions for our children if I have AS? Unfortunately there is no such precautions, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ध्यान देना होगा कि उस केस में कि अगर आपके बेटे को, आपका जो भी है, आपके पुत्र पुत्री हैं, उनको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखें और जल्दी से डॉक्टर से मिल लें। डायग्नोसिस में और प्रोग्नोस्टिकेट करने में और मैनेजमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। अक्सर इसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और ये भी है कि प्रेगनेंसी में भी लोग अक्सर पूछते हैं, हाँ दैट वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रेगनेंसी वाली बात होती है कि फीमेल है, अगर वो एएस से पीड़ित हैं तो वो प्रेगनेंसी में क्या फर्क पड़ता है। पहली बात बता दूं, एएस का आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो एज सच फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट और नॉट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि आपके दवा के डोसेज फर्क पड़ता है। तो अगर कोई फीमेल है जो कि एएस पॉजिटिव है, तो आप इस चीज का इंतजार मत करिए कि आप कंसीव हो गई तब अपने डॉक्टर को बता रही हैं कि आप कंसीव कर गए और एएस है। अगर आप एएस है और आपकी शादी हो जाती है एंड यू आर प्लानिंग योर फैमिली, तो आप शुरू में ही अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए और उस हिसाब से ड्रग मॉडिफाई करा लेते हैं। ड्रग भी मॉडिफाई होगा और आपकी एक्टिविटी भी मॉडिफाई होगी। सो स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन इन प्रेगनेंसी, बट इतनी बड़ी चीज नहीं है जो मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी ऐसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस ये है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद नहीं, प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस कंसीव होने से पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए। सो यू शुड मीट योर डॉक्टर इफ यू आर अ न्यूली वेड एएस पॉजिटिव फीमेल और आप फैमिली प्लान कर रहे हैं। Can we do something for our children to avoid AS? Unfortunately, no, not yet. ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है। Thank you so much on diet for AS. Yeah, you might have sessions on diet. बिल्कुल करिए, डाइट में कोई दिक्कत नहीं। बट जैसा कि मैंने कहा, डाइट्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप बस वेट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वेट ना बढ़े। बाकी एज सच यूरिक एसिड जैसा कंपोनेंट गाउट में देखते हैं, इसमें नहीं दिखता है। So there is no ये। थैंक यू सो मच अंकुर जी। चलिए, समय अच्छा लगा आप लोगों से मिलके एंड आई होप इसके बाद के जो सवाल हैं आप अंकुर जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या जैसा मैंने ईमेल बताया physiatrist.amit@gmail.com, उस पर मुझसे पत्राचार से हम बात कर सकते हैं। इफ यू एवर कम टू गोरखपुर यू माइट मीट मी, और अगर मैं दिल्ली आऊँगा और कभी मुलाकात हो पाती है तो बिल्कुल मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा बातें करके। नॉलेज इज पावर, रिपीट करता हूं, जो नॉलेज आपने देखा, समझा, सीखा, वो अपने पीयर ग्रुप में स्प्रेड करिए। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है इग्नोरेंस की। तो प्लीज नॉलेज को पावर समझते हुए इस पावर को सबको एम्पावर करिए एंड लेट्स ऑल फाइट एयर्स विथ ऑल आवर विगर, ऑल आवर एनर्जी, ऑल आवर स्पिरिट, एंड ह्यूमैनिटी विल विन अगेंस्ट एयर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।